Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA third year. Today topic is लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक मूल्यांकन एंड एवेल्यूशन. एज यू नो प्रीवियस क्लास में भी हमने जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा था, इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, है ना, और फैक्टर्स देखे थे जिन्होंने इनके विचारों को इफ़ेक्ट किया था, है ना. इस क्लास में हम इनकी और विचार देखेंगे, इनकी रचनाएं, है ना, लोकतंत्र संबंधी विचार, और इनका पूरा मूल्यांकन करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आपकी कोटेशन है मेन टाइटल्स ऑफ द जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचनाएं. इन्होंने हिंदी व इंग्लिश दोनों में बहुत सारी रचनाएं लिखी, बुक्स लिखी हैं, जिसमें फर्स्ट है हवाई सोशलिज्म टूवर्ड्स स्ट्रगल, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, स्वराज फॉर द पीपल, द प्रेजेंट डायरी, समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, क्रांति के आधुनिक प्रयोग. ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें इन्होंने अपने विचार लिखे हैं कि किस तरह से हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ द कंटेम्पलेशन जर्नी ऑफ जयप्रकाश. जयप्रकाश की चिंतन यात्रा का विकास क्रम. मतलब जब ये स्टार्टिंग में जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस समय इनकी विचारधारा क्या थी. ठीक है, और आप देखोगे इनके जो विकास हुआ है विचारधारा में, चिंतन में, वो कंटिन्यूस होता रहा है, ये किसी एक विचारधारा पर नहीं टिके. ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहा है. जैसा कि हमने फर्स्ट पढ़ा था, जब ये पढ़ रहे थे तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था. इन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़कर उसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो पहला स्टेप था इनका नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी, है ना. फिर इसके बाद जब ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए अमेरिका गए थे तो इनका दूसरा स्टेप शुरू हुआ था मार्क्सवादी, साम्यवादी. उस समय ये मार्क्सवादी की पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए थे, है ना, और इन्होंने सारे मार्क्सवादी जितने भी थे सबकी रचनाएं पढ़ी. एम.एन. रॉय ने मार्क्सवादी के ऊपर लिखा था तो उनकी भी रचनाएं पढ़ी, है ना, और ये पूरी तरह से एक मार्क्सवादी बन गए थे. ठीक है, मार्क्स की तरह जयप्रकाश भी समाजवाद को मुख्यतः एक आर्थिक सिद्धांत मानने लगे थे. ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था, सब लोग फाइनेंशियली इक्वल हो जाएं. ठीक है, इंडिया में आर्थिक समानता आ जाए, और ये चाहते थे, इनका ऐसा मानना था कि आर्थिक समानता सिर्फ मार्क्सवादी तरीके को अपनाकर ही लाई जा सकती है. ठीक है, फिर जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और ये अमेरिका से वापस इंडिया आए तो 1934 में इन्होंने एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी दिया था, जिससे इनकी मार्क्सवादी आस्थाओं को ये एक प्रतिबिंब था. प्रतिबिंब मीन्स आप ऐसा मान सकते हो झलक थी. ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये मार्क्सवाद से कितना ज़्यादा इम्प्रेस थे. फिर इसके बाद जब इन्होंने मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसकी भी कमियां देख ली तो ये किस ओर आगे हो गए, लोकतंत्र के पास. ठीक है, अब इनकी विचारधारा कैसी हो गई, डेमोक्रेसी, लोकतंत्रवादी, समाजवादी. अब ये लोकतंत्र को सबसे अच्छा मानने लगे और धीरे धीरे ये मार्क्सवाद से दूर होकर गांधीवाद की तरफ आने लगे. ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी अपनी समाजवाद क्यों. इसमें इन्होंने मार्क्सवाद की जो कमियां थी उनके बारे में लिखा, है ना, और बताया कि समाजवाद का वास्तविक अर्थ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के अनुरूप होना चाहिए, और जो हमें कैसे मिल सकता है, गांधीवाद को अपना के. ठीक है, इन्होंने स्वीकार किया कि जो सोशलिज्म है और डेमोक्रेसी है ये एक दूसरे की अगेंस्ट नहीं है. ठीक है, बल्कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं. अगर हम डेमोक्रेसी के बिना सोशलिज्म लाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन स्वतंत्रता के पक्षधर थे कि इंसान को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए. ठीक है, ये मेनली जो पावर थी वो राजकीय सत्ता जो है, ठीक है, जो राज्य के पास पावर है, राज्य के पास पावर है, वो चाहते थे वो किसके पास होनी चाहिए, इंसानों के पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए. ठीक है, इसलिए लोकतंत्र के पक्षधर थे. इन्होंने समाजवाद, सोशलिज्म का मीनिंग बताया कि जो मनुष्य का शोषण करता है, मीन्स जो ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए बुरा करता है ना, उनके साथ अन्याय करता है, और जो लोगों में अशिक्षा है, मतलब लोग अनएजुकेटेड हैं, अगर हम उसको दूर करेंगे तभी वो पूरा समाजवाद कहलाएगा, सोशलिज्म कहलाएगा. ठीक है, ये इंसान के भौतिक पक्ष, मतलब जो
फीचर है उसकी जगह किस पर जोर देते थे, नैतिक पक्ष पर, मोरालिटी पर, कि इंसान सिर्फ अपनी भौतिक सुखों को, मतलब जो फिज़िकल देखोगे आप, अगर जो हम अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते रहते हैं, जैसे खाना खाया है ना, और जो भी हम अपनी सिर्फ फिज़िकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमारा नैतिक उत्थान भी होना चाहिए, मतलब हम मोरल होने चाहिए, हमारे अंदर मोरालिटी आनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। इनका बिलीफ था जो वर्ग संघर्ष, अगर हम वर्ग संघर्ष करेंगे, मतलब जैसे हमारा इंडिया वर्गों में बटा हुआ है ना, अगर हम उसमें संघर्ष कर दें, स्ट्रगल कर दें, झगड़ा हो जाए, तो इससे पूंजीवाद का अर्थ नहीं हो सकता, मतलब आर्थिक समानता नहीं लाई जा सकती। जैसा कि मार्क्सवाद में था कि हम संघर्ष करके ये नहीं कर सकते कि सब लोग इक्वल हो जाएंगे, सबके पास एक से पैसे हो जाएंगे, है ना, जो शासक वर्ग है और शोषक वर्ग है उसका डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनका मानना था कि हम गांधीवाद और सर्वोदय विचारधारा के पक्षधर होने चाहिए, मीन्स जो गांधीवाद से ही हम सर्वोदयी चरण ला सकते हैं, मीन्स सबका भला कर सकते हैं, ठीक है। 1952 में ये पूरी तरह से समाजवादी से गांधीवादी बन गए थे, ठीक है। 1948 में इन पे बहुत इफेक्ट पड़ा था गांधीवादी का, और 1952 में ये पूरी तरह से गांधीवादी बन गए थे। गांधीवादी क्या है? गांधीवाद गांधी जी के विचार हैं। वो किस पर बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस पर, है ना, और ट्रुथ पर, सत्य और अहिंसा पर। तो इसका इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और इन्होंने क्या डिसाइड करा, हमें सबका भला करने के लिए सर्वोदयी नीति को अपनाना चाहिए, ठीक है। जो कैसा होनी चाहिए सर्वोदय का मतलब क्या है? ना तो इसमें कोई भी जाति होगी, ना ही कोई वर्ग होगा। ऐसा समाज होगा जिसमें ना तो कोई कास्ट सिस्टम होगा और ना ही कोई वर्ग सिस्टम होगा, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर है वो स्वच्छ होंगे, मतलब साफ होंगे, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या होगा? अच्छा होगा, कुशल होगा। जो सामाजिक व्यवस्था है उसका आधार विकेंद्रीयकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो पावर है वो एक के पास ना होकर, उसका केंद्रीयकरण ना होकर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सारी शक्ति का उद्गम जनता में निहित होगा, मीन्स जो सारी पावर है वो हमें कहाँ से मिलेगी? पब्लिक से मिलेगी, ओके। और जो अधिकारी वर्ग है, मीन्स जो ऑफिसर हैं, वो जन स्वामी नहीं बल्कि जन सेवक होंगे, मीन्स वो सबके स्वामी नहीं, वो क्या होंगे? सेवक होंगे, मीन्स वो सर्विस करेंगे, ठीक है। सर्विस तो उन्हें अभी भी करनी चाहिए, लेकिन वो लोग क्या हो जाते हैं, वो खुद राजा बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जयप्रकाश नारायण एंड डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण और लोकतंत्र। इनकी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी और ये पूरी लाइफ इसके पक्षधर रहे थे, इसके फेवर में थे कि लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न लोकतंत्र था, वेस्टर्न डेमोक्रेसी थी, ये उसके फेवर में नहीं थे। इनका बिलीव था कि वो सिर्फ तंत्र अधिक है और लोग कम है, मीन्स उसमें शासन ज़्यादा है और लोगों का पावर कम है, ठीक है। तो इसलिए वो उसको अच्छा नहीं मानते थे। वो क्या चाहते थे? जो एक्चुअल में पावर है वो ह्यूमन के पास होनी चाहिए। उसमें जो ये हमें वोटिंग की पावर दी गई है ना, पश्चिमी डेमोक्रेसी में जो हमें वोट की पावर दी गई है कि हम सब इक्वल हैं, हमें वोट की पावर है, तो वो इनकी अकॉर्डिंग वो सही नहीं थी। उसके लिए हमें थोड़े टाइम के लिए पावर मिलती है और फिर उसके बाद हम क्या हो जाते हैं? पैसिव हो जाते हैं। हम राजनीति में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं देते हैं, ठीक है। इनका बिलीव था जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसका स्वरूप कैसा है? गणितीय है, मैथमेटिकल है। मीन्स जो शासन बनाती है सत्ता, जिसकी सत्ता आती है, पावर मिलती है, वो कौन सी होती है? जिसको मेजॉरिटी में वोट मिलता है ना। और आप देखोगे बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो जो बहुत सारे लोग जिसको वोट देते हैं, ठीक है, वो लोग पीछे हट जाते हैं और एक कम वोटों वाला इंसान भी उस राजनीति में जीत जाता है, जिसको कम लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। इसलिए ये इसके भी फेवर में नहीं थे, ठीक है। इनका मानना था कि जो कैंडिडेट अपनी सरकार बनाता है वो कम वोटों के साथ ही बनाता है, सब लोग उसके फेवर में नहीं होते। इसलिए ये जो लोकतंत्र है वो सही नहीं है। और जो वहाँ के कैंडिडेट होते हैं वो लोगों को लोक लुभावन राजनीति करते हैं, मतलब पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं। मीन्स लोगों से झूठे झूठे वादे करते हैं, उन्हें आधा सच बताते हैं, है ना। तो इससे वो क्या करते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं, मतलब उनको मिसगाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके वो अगेंस्ट थे। और जो
चुनाव प्रणाली है, इलेक्शन सिस्टम, वो उसको भी दोषपूर्ण मानते थे कि मतलब ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें जो अमीर लोग हैं वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो ब्लैक मनी का यूज़ करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, है ना। और जो गरीब लोग हैं और योग्य लोग हैं वो कभी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाते, या खड़े होते भी हैं तो वो नहीं जीत पाते क्योंकि वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते। ओके, तो इस सिस्टम की उन्होंने बहुत सारी बुराइयां बताई हैं। अब इसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि भारतीय लोकतंत्र में सुधार के लिए सुझाव, कि हम किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया था कि जो राज्य शक्ति है उसको कम पावर देनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा शक्ति किसके पास होनी चाहिए, लोगों के पास होनी चाहिए। और जो करप्शन होता है इंडिया में उसको रोकना चाहिए, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, करप्शन का यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, वो अपने फ़ायदे के लिए करप्शन करते हैं। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए जिसका नाम करप्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो इलेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट बताते हैं कि जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कैसा है, खर्चीला है, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है ना। तो जो चुनाव है, इलेक्शन है, उन्हें कम खर्चे वाला बनाना चाहिए, मतलब ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि जो इलेक्शन है उसमें कम खर्चा होना चाहिए। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी खिलाफ हैं कि जो चुनाव प्रणाली है उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब दल विहीन राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो दल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो करप्शन करती हैं, है ना, लोगों को मिसगाइड करती हैं, बहुत सारी ब्लैक मनी का यूज़ करती हैं। तो इसलिए इनका विचार था कि हम अपने इलेक्शन सिस्टम को सुधारने के लिए कैसी राजनीति होनी चाहिए, दल विहीन, मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लोक समितियों के गठन पर बल देते थे कि जो लोक समिति हैं उनका फॉर्मेशन होना चाहिए। ये इनका काम क्या होगा, ये सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगी और जो निर्वाचन प्रोसेस है उस पर भी कंट्रोल रखेंगी, ठीक है, और जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी ध्यान में रखेंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे। इन्होंने संविधान के संशोधन में भी अपने सुझाव दिए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अमेंडमेंट करने चाहिए, कि इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था तो बहुत सारी बुराइयां वहाँ पर छूट गई थी। इन्हें इस चीज़ का बाद में एहसास हुआ, तो इन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए कि किस तरह से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण एंड इवैल्यूएशन। अब आपने पूरा चैप्टर रीड कर लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने पूरी ज़िंदगी एक सक्रिय राजनीतिक चिंतन, एक्टिव पॉलिटिकल थिंकर की तरह अपनी ज़िंदगी स्पेंड की है ना। और इन्होंने मार्क्सवाद से स्टार्ट कर कर अपनी जो इनके थॉट्स थे वो गांधीवाद में आए, फिर सर्वोदय में आए और फिर समग्र क्रांति में आए, ठीक है। इन्होंने सबका कॉन्सेप्ट दिया और इनका मेन मोटिव क्या था, ऐसे समाज व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें सब लोग इक्वल हों, फ्री हों, है ना, समान हों, स्वतंत्र हों और बंधुत्व के मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित हो। मीन्स सब लोग मानवतावादी सिद्धांत अपनाएं, मीन्स एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे का बुरा ना करें, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।